हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा एसी कोर्स का 6वां दिन है और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं विंडो एसी के बारे में। फ्रेंड्स, आज से हम विंडो एसी को स्टार्ट करेंगे और जैसे ही विंडो एसी स्टार्ट होगा, जब तक एंड नहीं होगा तब तक हम सिर्फ विंडो एसी के बारे में ही बात करेंगे और जब विंडो एसी ख़त्म हो जाएगा तब जा कर के हम स्प्लिट एसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछला वीडियो आज से जो पीछे मतलब कल आप लोगों ने जो वीडियो देखा था जिसमें हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बताया था, यदि अभी तक आपने उसको पूरा नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देखिए, क्योंकि उसको नहीं देखेंगे तो ना ही आपको विंडो एसी समझ में आएगा और ना ही आपको स्प्लिट एसी समझ में आएगा। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सभी एसी, फ्रिज और जो भी ठंडा करने वाली मशीन है उसके अंदर वो फिट किया गया होता है। इसी वजह से उस चीज़ को समझना होगा। तो चलिए आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि विंडो एसी क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो एसी क्या होता है, विंडो एसी के सभी भागों का विवरण। ये नीचे सभी जो है कि भागों का विवरण यहाँ पर दे दिया गया है और आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि कॉपी और कलम ले करके बैठिए, नोट्स ज़रूर तैयार कीजिए। आज का नोट्स जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और विंडो एसी के बारे में यदि बिल्कुल भी कोई नहीं जानता है तो भी आज आप उसके बारे में जानेंगे। विंडो का अर्थ होता है खिड़की। खिड़कियों पर लगने वाली एसी को क्या कहते हैं? विंडो एसी कहते हैं। ऐसी एसी जो खिड़कियों पर लगाई जाती हो उसको विंडो एसी कहते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे जगह होते हैं कि जहाँ पर नहीं भी लगाई जा सकती है। जैसे कि मैंने कभी पिछले वीडियो में किसी वीडियो में मैंने ये बताया भी था कि यदि चारों तरफ घर है, आपका कमरा है और उसके बगल में दूसरे का कमरा है, पीछे वाले के बगल में किसी और का कमरा है, साइड में किसी और का कमरा है, सामने भी किसी और का कमरा है, मतलब यदि कमरा हर एक कमरों के बीच के अंदर है तो वहाँ पर आप विंडो एसी नहीं लगा सकते। विंडो एसी वहीं पर लगाया जाता है जहाँ पर उसका एक भाग जो पीछे वाला भाग होता है उसको खुले वातावरण में लगाया जा सके। तो ऐसे जगहों पर ही विंडो एसी लगाए जा सकते हैं। और विंडो एसी का चित्र आप देख लीजिए, कुछ इसी तरीके से विंडो एसी दिखता है और ऐसा ही होता है। विंडो एसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारे सिस्टम जो भी हैं, ये सब कुछ जो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे सिस्टम जो है कि विंडो एसी के अंदर ही होते हैं और एक ही कैबिनेट के भीतर बंद किए गए होते हैं। एक ही बक्सा रहेगा विंडो एसी का, उसी के अंदर ये सारे सिस्टम बंद होते हैं। एक विंडो एसी को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो उसका कैबिनेट हो जाएगा, दूसरा उसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वही सिस्टम जिसके वजह से एसी ठंडा करता है, तीसरा उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें विद्युत बहता है, विद्युत जहाँ से विद्युत से संबंधित जो भी पार्ट्स होंगे वो सभी क्या होंगे? इलेक्ट्रिकल सिस्टम होंगे। एयर फ्लो सिस्टम चौथा है, जिसमें हवा से संबंधित जो भी भाग होते हैं, हवा के लिए जो काम करते हैं वो सब जो है कि एयर फ्लो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। एक एक करके हम लोग समझेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश की जाएगी। देखिए, कैबिनेट का मतलब बॉडी, बाहरी आवरण, जो भी बाहर से दिखता है वो कैबिनेट होता है और उसके अंदर भी कुछ जो है कि कैबिनेट के पार्ट्स लगाए जाते हैं ताकि एक उसको ढांचा दिया जा सके। विंडो एसी को एक कैबिनेट बनाने का मकसद यही होता है कि उसको एक आकार दिया जा सके। तो कैबिनेट के आकार देने के अंदर जो है कि ये कुछ और भागे होते हैं। तो पहला भाग होता है आउटर बोलते हैं या कैबिनेट। जो बक्सा दिखता है एसी का कुछ इस तरीके से, बाहरी बक्सा, वो क्या होता है? वही कैबिनेट उसका कहलाता है। इस पे आप ऊपर से देखिएगा, ऐसा ऐसा ग्रिल होगा, मतलब ऐसे ऐसे कटे रहते हैं जिससे इसके अंदर हवा जो है कि जाती रहती है। साइड से भी कटा रहता है, इस साइड से भी कटा रहता है, पीछे से इसका हवा निकलता रहता है और इधर से जो है कि हवा अंदर जाता है और साइड से हवा फिर वापस इधर कमरे के अंदर आ जाता है। इसके बारे में, इस चित्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन कैबिनेट का मतलब यही होता है जो
बाहर से उसका बक्सा दिखता है वही कैबिनेट है। और जब भी हम लोग विंडो एसी को इंस्टॉल करते हैं तो इसी कैबिनेट को ही पहले इंस्टॉल किया जाता है। इसके अंदर का जो भी सारा सिस्टम होता है खींच के निकाल लिया जाता है और इस बक्से को क्या किया जाता है, दीवार पर, खिड़की पर, जहाँ पर भी फिट करना हो अपना ड्रिल मशीन लिया जाता है और चारों तरफ से इसको स्क्रू वगैरह से फिट करके और उसके अंदर जो सिस्टम होता है एसी का पूरा डाल दिया जाता है। तो ये आपका कैबिनेट हो गया, जो बाहर से दिखता है वो कैबिनेट हो गया, चाहे उसको आउटर बोलते हैं। चेसिस, यह एक प्रकार का लोहे का मजबूत प्लेट होता है, ऐसा लोहे का मजबूत प्लेट होता है और इसी प्लेट के ऊपर आपका कंडेंसर रहेगा, कंप्रेसर रहेगा, बाकी सारे सिस्टम जो पंखा उंखा होता है, इधर हवा फेंकने वाला, इधर हवा फेंकने वाला, मतलब यही जो नीचे का बेस होता है एसी का, इस विंडो एसी का जो बेस होता है जिसके ऊपर सारे सिस्टम कसे गए होते हैं, ये बहुत ही मजबूत लोहे का बनाया गया होता है और इसी के ऊपर एसी से संबंधित जो भी पार्ट्स होते हैं वो सब कुछ कसे गए होते हैं। और कैबिनेट के अंदर से जो खींच के निकाला जाता है वही ये चेसिस होता है। आगे यहाँ पर पकड़ने का व्यवस्था बनाया गया होता है, इसी को जब खींच के निकाला जाता है तो एसी का सारा सिस्टम जो है कि कैबिनेट से निकल जाता है, मतलब आउटर अलग हो जाता है, बक्सा अलग हो जाएगा और ये वाला सिस्टम अलग हो जाता है। जो भी मेन पार्ट्स होता है, इलेक्ट्रिकल भाग और एयर फ्लो सिस्टम, सारे सब कुछ इसी के अंदर और इसी चेसिस के ऊपर ही होते हैं, मतलब नीचे का बेस जो होता है वही उसका चेसिस कहलाता है। और इसी को खींच करके निकाला जाता है तो आउटर एकदम हल्का हो जाता है बक्से के जैसा और उसी बक्से को दीवार पर जहाँ पर भी फिट करना होता है आराम से उसको फिट किया जा सकता है। तो ये आप चेसिस को समझ गए होंगे। चेसिस जिसके ऊपर कंप्रेसर वगैरह जिस प्लेट के ऊपर कसा गया होता है उसको चेसिस कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है ग्रिल। ग्रिल को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो विंडो एसी का फ्रंट होता है, सामने वाला भाग जो प्लास्टिक का बना होता है, जिस पे कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, ऐसे लाइनिंग बनी होती है, प्लास्टिक का ही होता है। और कुछ यहाँ पर आप देखिएगा तो इधर स्विच विच रहता है और इसमें से हवा निकलने का व्यवस्था बनाया गया है। तो जो प्लास्टिक का सुंदर सा जाली जो सामने से दिखता है वही उसका ग्रिल होता है। तो अब देखिए कैबिनेट को जब भी हम खोलते हैं तो ये तीन भागों में अलग हो जाता है। किसमें किसमें? पहले तो ये ग्रिल को खोल करके हटाया जाता है, बॉडी के सामने से, फ्रंट के ऊपर से इसको हटा दिया जाता है। तो उसके बाद बच जाता है आउटर के भीतर चेसिस। ये चेसिस जो है इसी बक्से के भीतर होता है। तो जब ये ग्रिल को सामने से खोलिएगा तो चेसिस को खींच के जब निकाला जाता है तो आउटर जो है कि अलग हो जाता है, चेसिस अलग हो जाता है, ग्रिल अलग हो जाता है। तो विंडो एसी को कभी भी खोला जाता है तो ये तीन भागों में ये पहले अलग हो जाते हैं। तो आप, हमें उम्मीद है कि ये कैबिनेट के बारे में समझ गए होंगे। ये तीन भाग होते हैं और तीनों भागों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। जो पिछले वीडियो में कल मैंने जो पढ़ाया था उसके बारे में हम बात करते हैं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इसके बिना जो एसी है वो ठंडा नहीं कर सकता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कुछ इस तरीके के भाग होते हैं, क्योंकि कल जो मैंने रेफ्रिजरेशन सिस्टम बताया था उसमें मात्र 4 भाग ही थे जो ठंडा और गर्म करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसमें जो है 6 भाग इसमें हमने बना दिया। पहला तो मेन पार्ट आपका कंप्रेसर रहेगा ही रहेगा। ये क्या करता है, पूरा पंपिंग करता है, पूरे गैस को पूरे सिस्टम में दौड़ाता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का अर्थ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वे सभी भाग जिनसे हो करके गैस गुजरती है, जिन जिन भागों से हो करके गैस गुजरती है वे सभी भाग रेफ्रिजरेशन सिस्टम के भाग कहे जाते हैं। तो पहला मेन पार्ट्स होता है कंप्रेसर। उसके बाद कंप्रेसर क्या करता है, पूरे सिस्टम में गैस को दौड़ाता है। कंप्रेसर से जब गैस निकलती है तो पहले पहुंचती है दूसरे नंबर पर कंडेंसर के अंदर।
कंडेंसर का काम ये बताया गया होगा आप लोगों को कि कंप्रेसर से जो गैस निकलती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और वो गर्म गैस पहुंचती है कंडेंसर के ऊपर, और कंडेंसर के अंदर से जो है कि उस गर्मी को निकालने का काम किया जाता है। कंडेंसर क्या करता है, गर्म गैस की गर्मी को मतलब उष्मा को निकालता है। तो जो वाष्प रेफ्रिजरेंट पहले इसमें आता है, वाष्प रेफ्रिजरेंट, और उष्मा जब निकल जाता है तो इसमें से जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो निकलता बन जाता है द्रव रेफ्रिजरेंट। तो ये हो गया आपका कंडेंसर। कंडेंसर के जस्ट बाद ये फिल्टर लगाया जाता है। फिल्टर के बारे में हमने कल चर्चा नहीं किया था, लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फिल्टर एक छोटा सा कापर का भाग होता है, कापर का ऐसा ट्यूब रहेगा, इधर एक साइड जो है कि पतला मुंह रहता है और एक साइड थोड़ा सा चौड़ा मुंह रहेगा। किसी किसी में दुगो भी रहता है, किसी में एगो रहता है। आगे इस 2 और 1 का मतलब हम लोग समझेंगे। फिल्टर के अंदर होता क्या है, तो जाली होता है, दुगो जाली रहता है, ऐसे ऐसे जाली बनाया गया होता है, जिससे कि गैस जब इधर से ऐसे इसमें बड़े वाले से घुसेगा तो पतले वाले से निकलता है। तो यहाँ पहले जाली से छनाता है, फिर दूसरे जाली से छान देता है, उसके बाद ये पतला रास्ता मतलब कैपिलरी में पहुँचता है। और इसी दोनों जाली के बीच में ऐसा गोल 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 बना होता है, ये क्या होता है, सिलिका जेल कहलाता है। जब गैस यहाँ से हो करके इस फिल्टर से पहुँचती है, सिलिका जेल से जब संपर्क करती है, तो सिलिका जेल क्या करता है कि यदि गैस के अंदर नमी है तो नमी को सोख लेता है, और ये जो है कि जाली होता है गंदगी को छान देता है। तो फिल्टर का टोटल 2 काम हो गया, गंदगी को छानना, रेफ्रिजरेंट के अंदर की गंदगी को छानना और नमी को सोखना, ये 2 काम जो है कि फिल्टर करता है। फिल्टर गंदगी को किससे छानता है, तो अपने लगे अंदर फिल्टर के वजह से, फिल्टर मतलब जाली के वजह से, और वो नमी को किस वजह से सोखता है, तो सिलिका जेल के कारण। अब फिल्टर से निकलने के बाद गैस पहुंचती है कैपिलरी में। कैपिलरी वही एक पतली पाइप होती है, बहुत मामूली सा पतली पाइप होती है। इसकी लंबाई स्प्लिट एसी के अंदर 2.5 से 3 फीट के बीच में होता है। लंबा जो होता है ये 2.5 से 3 फीट। डबल कैपिलरी लगाई जाती है, सिंगल नहीं, डबल डबल मतलब 2.5 फीट की 2 कैपिलरी लगेगी। ये 0.55 नंबर की मतलब 0.055 या इसी को बोला जाता है 55 नंबर की कैपिलरी। तो ये जो है कि हमारे विंडो एसी के अंदर लगाई जाती है। किसी में 60 नंबर की भी लगती है, किसी में 55 नंबर का कैपिलरी लगता है। कैपिलरी का काम क्या होता है, प्रेशर को कम करना, ये प्रेशर को कम करने का काम करता है। और उसके बाद कैपिलरी से जब प्रेशर कम हो करके गैस पहुंचती है तो कहाँ पहुंचती है, एवापोरेटर में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है और यहीं पर कूलिंग होता है। ठंडा जो भाग होता है, जो एसी में ठंडा करने वाला सिस्टम है, वो यही एवापोरेटर होता है। एवापोरेटर कुछ इस तरीके से, रेडिएटर देखे होंगे गाड़ी का, जनरेटर का जो भी होता है, ऐसा ही कुछ इसके अंदर होता है। कुछ जालियां बनी होती हैं और इसी में ऐसे ऐसे पाइप लगे होते हैं। लास्ट में एगो ऐसा पाइप है, एगो ऐसा पाइप निकला होता है। एगो में से गैस इन होता है, दूसरे से गैस आउट हो जाता है। तो जहाँ से गैस इन होता है लो प्रेशर में, एलपी में होता है, निकलता है तो भी लो प्रेशर में निकलता है। इन होता है तो द्रव में होता है और आउट होगा तो वाष्प में हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही कैपिलरी लो प्रेशर करके एवापोरेटर में गैस भेजती है, गैस जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और जब ये ठंडी होती है तो जो एक पंखा लगा होता है जो कमरे की गर्म हवा को खींचता है और इसके अंदर से ले जाके उधर लेके जाता है। फिर हवा की गर्मी इसी के अंदर रह जाती है, फिर हवा ठंडा होकर वापस इधर कमरे के अंदर ही आ जाता है। तो वो जो होता है जब गर्मी को ले लेता है रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर का जो द्रव रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि ठंडा है तो गर्मी को अपने अंदर ले लेगा। यदि ये गर्म होता तो नहीं ले पाता, लेकिन ये ठंडा है। ठंडा क्यों है, क्योंकि ये लो प्रेशर है। लो प्रेशर किसने किया, तो कैपिलरी ने किया। तो कैपिलरी ने लो प्रेशर बना करके इसको ठंडा कर दिया। जो गर्म हवा होती है कमरे की, उसको इसमें से खींच के उधर ले जाया जाता है और उधर से वापस फिर इधर कमरे में ही भेज दिया जाता है, जिससे गर्मी को लेकर के ये जो द्रव रेफ्रिजरेंट होता है वाष्प रूप में
बदल जाता है। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं एक्यूमुलेटर की। एक्यूमुलेटर भी कुछ इस तरीके का होता है, ये कंप्रेसर के साथ में ही लगा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये एक प्रकार का टंकी के जैसा मान लेते हैं कि ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर के ऊपर से एगो पाइप निकला रहता है, रोटरी कंप्रेसर है, और इसके बाद ये जो है कि मोटा पाइप कुछ इस तरीके से लगा होता है और एक पाइप ऐसे लगा होता है। तो ये वाला जो भाग होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर। कंप्रेसर एसी का देखिएगा तो कुछ इसी तरीके से देखता है। ये ऊपर वाला डिस्चार्ज लाइन होता है और ये जो है कि सक्शन लाइन, ये थोड़ा पतला होता है, ये थोड़ा मोटा होता है। अब ये एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, तो एवापोरेटर में आपको क्या पता, लिक्विड आता है और एवापोरेटर उसको वेपर में बदल देता है, मतलब वाष्प में बदल देता है। लेकिन कभी कभी जब हीट लोड नहीं होता है, कमरे में पूरा तरह से कूलिंग हो गया, ठंडा हो गया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें से वाष्प न आकर के एवापोरेटर, मान लेते हैं कि ये एवापोरेटर है, एवापोरेटर इसी से जुड़ा रहता है, इसमें से वाष्प आना चाहिए, केवल वाष्प आना चाहिए। लेकिन जब हीट लोड रहेगा तभी ये वाष्प आ पाएगा। जब हीट लोड नहीं रहता है तो वाष्प प्लस द्रव, मतलब लिक्विड प्लस वेपर दोनों आते हैं। और इसका काम कुछ इस तरीके से, ये पाइप ऐसे रहता है इसके अंदर और ये जो दूसरी पाइप होती है थोड़ा सा साइड में ऐसे रहती है, दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं। तो क्या होता है कि ये लिक्विड और द्रव जब दोनों आता है तो द्रव आपको क्या लगता है, ये भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है और जो वेपर होता है, मतलब जो वाष्प होता है, वाष्प को केवल यह कंप्रेसर खींच लेता है। तो कुल मिलाकर के इसका काम ये है कि जो एवापोरेटर जो जिस द्रव रेफ्रिजरेंट को वाष्प में नहीं बना पाता है, बदल पाता है, उस द्रव को ये रोकने का काम करता है। एक सवाल आपके मन में शायद हो सकता है आए कि जो द्रव रेफ्रिजरेंट यहाँ पर रुका है उसका क्या होता है, तो वो क्या होता है कि ये कंप्रेसर के जस्ट बगल में होता है। ये भी क्या होता है, जैसे कंप्रेसर चलता है तो थोड़ा हीट रहता है, तो जैसे लिक्विड यहाँ पर आता है उसको ये वेपोराइज कर देता है, मतलब वाष्प के रूप में बदल देता है और वो भी वाष्प बन के तुरंत इसके अंदर चला जाता है। मतलब जो द्रव आता है कुछ क्षणों के लिए ही नीचे रहता है, उसके बाद जो है कि वो वेपर बनता है और फिर वापस इसी के अंदर से कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन से इसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेशन सिस्टम के सभी भागों के बारे में आपने जान लिया। इसको हम पूरे तरह से चित्र बना करके भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक एक करके आपको सभी के बारे में हमने बता दिया। कंप्रेसर का क्या काम है, पूरे गैस को दौड़ाना। कंडेंसर का काम है गैस के अंदर की गर्मी को निकालना। फिल्टर का काम है रेफ्रिजरेंट की गंदगी को छानना और रेफ्रिजरेंट के अंदर जो नमी है उसको सोख लेना। कैपिलरी का क्या काम है, प्रेशर को कम करना। एवापोरेटर का क्या काम है, जो द्रव रेफ्रिजरेंट आता है लो प्रेशर में उसको वाष्प रूप में बदलना। जब लो प्रेशर में आता है तो ये ठंडा होता है और गर्मी को लेकर के जो द्रव होता है वो वाष्प रूप में बदल जाता है, तो ये द्रव को वाष्प में बदलने का काम करता है। एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, एवापोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आता है वाष्प आना चाहिए, लेकिन कभी कभी वाष्प और द्रव दोनों आ जाते हैं एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर कंप्रेसर के अंदर लिक्विड को जाने से रोकता है। यदि लिक्विड कंप्रेसर के अंदर चला जाए तो कंप्रेसर डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसी के वजह से वहाँ पर उसको रोकने का काम करता है एक्यूमुलेटर। तो हमें उम्मीद है कि आपको विंडो एसी का जो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम के तरफ चलते हैं। वीडियो यदि लंबी होगी तो फिर भी मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको जीरो लेवल से पढ़ाएं और वही कोशिश भी कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है लेकिन मैनेज कीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो विंडो एसी होते हैं उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे होते हैं, वे सभी सिस्टम जिसमें से हो करके विद्युत चलती है, मतलब जो जिनमें हो करके लाइट चलती है, वे सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। तो पहला होता है सेलेक्टर स्विच। यदि एसी स्विच वाली है, ठीक है, यदि एसी स्विच वाली है
तो उसमें जो है कि मेन जो स्विच होता है वो सेलेक्टर स्विच होता है। सेलेक्टर स्विच भी कई टाइप के होते हैं। जब हम विंडो एसी का वायरिंग बताएंगे तो सभी सेलेक्टर स्विच के बारे में बताएंगे, उसी को मेन स्विच कहा जाता है। इस स्विच के द्वारा क्या किया जाता है कि आप चाहे तो एसी को केवल पंखा मोड पर चलाना चाहें तो पंखा मोड पर चला सकते हैं, या फिर चाहें तो पंखा और कूलिंग मोड मतलब कूलिंग मोड पर चला करके पंखे को हाई लो मीडियम स्पीड भी कर सकते हैं। वो सब कुछ आपका इस सेलेक्टर स्विच के द्वारा ही संभव हो पाता है और कोई स्विच नहीं कर पाएगा। तो ये सेलेक्टर स्विच भी कई टाइप से आते हैं। जब हम विंडो एसी का वायरिंग पढ़ेंगे उस समय आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। उसके बाद हम आते हैं कंप्रेसर मोटर पर। कंप्रेसर मोटर का क्या मतलब है, पूरा कंप्रेसर की बात की जा रही है। जो कंप्रेसर यहाँ पर है उसी कंप्रेसर की बात की जा रही है। उसके अंदर क्या होता है, एक मोटर होता है। कंप्रेसर के अंदर एक मोटर होता है और उसी मोटर को क्या किया जाता है, लाइट दे करके चलाया जाता है। तो कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए सेलेक्टर स्विच से ही लाइट आती है। उसके बाद और ये जब चलता है तभी कंप्रेसर पंपिंग वाला काम करता है। पंपिंग मतलब समझ सकते हैं आप, जो गैस पूरा सिस्टम में घूमती है तो वो जब कंप्रेसर मोटर चलेगा तभी। और जब मोटर कैसे चलता है, सेलेक्टर स्विच इसको लाइट देता है तब। वायरिंग में आपको टोटल समझ में आएगा। फिर उसके बाद फैन मोटर, एक इसमें मोटर होता है। बहुत सारे विंडो एसी, कुछ ही ऐसे विंडो एसी होंगे जिसमें 2 मोटर होते हैं, लेकिन बहुत सारे विंडो एसी में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये विंडो एसी है, बीच में एक पार्टीशन होता है, यहीं पर आपका एक मोटर होता है। इस मोटर से शाफ्ट दोनों साइड में निकला रहता है। एक साइड में कुछ इस तरीके का पंखा होता है और एक साइड में गोल वाला पंखा होता है। जो गोल वाला पंखा होता है उसको ब्लोअर बोला जाता है और इधर वाला जो पंखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैन बोलते हैं। फैन या पंखा ही बोल लीजिए, मोटर आपका एक ही रहेगा। तो यही फैन मोटर है। और फैन मोटर के बाद जो है कि यहाँ पर हमने ये बताया है थर्मोस्टेट स्विच के बारे में। तो थर्मोस्टेट स्विच क्या होता है, तो ये कमरे के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे कमरे का तापमान आपको क्या चाहिए, एसी से न्यूनतम तापमान आपको क्या चाहिए, आप कम से कम 16 और अधिकतम जो है कि 30 डिग्री के बीच में सेट कर सकते हैं। लेकिन जो तापमान होता है हमारे शरीर के लिए कितना बढ़िया रहता है, कौन सा तापमान, तो 22 डिग्री से लेकर के 27 के बीच में आप कुछ भी रखिए वो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप उसके हिसाब से, आपको बहुत ज़्यादा ठंडक चाहिए तो आप 16 कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। और बहुत कम ठंडक चाहिए तो 30 कर लीजिए। हो सके तो कमरे का तापमान 30 ही रहेगा तो आपका एसी चलबे नहीं करेगा। एसी चलने का मतलब कंप्रेसर नहीं चलेगा, बाकी पंखा चलेगा। जो भी होता है थर्मोस्टेट को यदि सेट कर देते हैं जितने तापमान पर, उतने तापमान आपके कमरे के अंदर बना रहता है। और उसके बाद जैसे तापमान उतना बनता है, कंप्रेसर क्या होता है, बंद हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हमने सेट कर दिया 22 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्मोस्टेट से हमने ये तापमान को सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद कंप्रेसर जो है इसी से लाइट जाए, पहले सेलेक्टर स्विच से निकल के आता है थर्मोस्टेट में, या थर्मोस्टेट से निकल के जाता है कंप्रेसर मोटर में। तो जैसे जैसे ये कंप्रेसर चलता है कमरे का तापमान धीरे धीरे कम होता रहता है। तो मान लेते हैं कि कमरे का तापमान शुरू में 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो शुरू में चलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कम करते करते 22 डिग्री जब लाएगा तो कंप्रेसर क्या हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है और कूलिंग अब बंद हो जाती है। जब इतने 22 पर आता है ना तो इसको पता चल जाता है, थर्मोस्टेट स्विच को पता चल जाता है। और इसके अंदर से जो लाइट कंप्रेसर को जाती है वो उस लाइट को थर्मोस्टेट स्विच काट देता है, जिससे कंप्रेसर बंद हो जाता है। लेकिन जैसे कंप्रेसर बंद होगा, ये तापमान जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, बढ़ेगा तो कितना बढ़ के जाएगा, 2 या 3 का अंतर होगा। जैसे 24 या 25 जैसे ही होगा, फिर थर्मोस्टेट क्या करेगा, अब फिर से अपने कांटेक्ट पॉइंट को आपस में जोड़ेगा। जो लाइट यहाँ से रुकी हुई थी वो फिर वापस चली जाती है कंप्रेसर के पास, कंप्रेसर फिर से चालू होता है। और फिर जो है कि 25 हुआ है तो उसको फिर 22 करके फिर से कंप्रेसर बंद हो जाता है। कुल मिलाकर के शुरू में जब कंप्रेसर चलता है, जैसे आप लाइट आई हुई है और आप पहली बार एसी चला रहे हैं, मतलब कमरे में आप एसी को ऑन कर रहे हैं, तो कमरे का तापमान जब बहुत ज़्यादा रहता है तो पहली बार जब चलेगा तो
खूब समय कुछ ज़्यादा समय के लिए चलता है। लेकिन जब चालू हो जाता है और एक बार जब सेट किए गए तापमान पर आ जाता है तो उसके बाद 10-15 मिनट के बाद फिर चालू होगा, बंद होगा, चालू होगा, बंद होगा। केवल कंप्रेसर, पूरा एसी नहीं बंद होती है, केवल कंप्रेसर की लाइट बंद हो जाती है, जिससे कि तापमान एक समान मेंटेन रहता है। 22 डिग्री है तो 22-25 के बीच में ही आपको तापमान कमरे का मिलता रहेगा। तो ये थर्मोस्टेट स्विच क्या करता है, तापमान को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद स्विंग मोटर, एक छोटा सा मोटर होता है। आप यदि एसी के बारे में नहीं जानते हैं तो कूलर तो ज़रूर ही देखे होंगे। कूलर का मतलब जो घरों में लगता है, और कूलर का जो फ्रंट होता है उसमें जो पत्तियां होती हैं कभी ऐसे चलती है कभी ऐसे चलती है, जिससे हवा क्या होता है कमरे के चारों तरफ फैलता रहता है। तो उसको पत्तियों को ऐसे ऐसे चलाने का काम, जो ग्रिल होता है उसमें कई पत्तियां ऐसे होती है ना, कूलर की बात कर रहे हैं, कूलर को समझिएगा। तो ये पत्तियां कभी ऐसे जाती कभी ऐसे जाती कभी, तो वो कौन करता है, तो यही स्विंग मोटर होता है कूलर के अंदर। उसी तरह से विंडो एसी में भी एक स्विंग मोटर लगा होता है, जो कि जो मेन एयर कमरे के अंदर के लिए जो निकल रहा है उस हवा को ऐसे ऐसे घुमाने का काम करता है, जिससे ये जब चलता है तो जो एसी की हवा होती है कमरों में चारों तरफ फैलती है। इसको आप बंद करके आप चाहते हैं कि केवल एक दिशा में हवा जाए तो आप इस स्विंग मोटर को क्या करिए, बंद कर दीजिए। इस मोटर को बंद या चालू करने के लिए ये एक स्विच होता है, स्विंग स्विच। ये सब जो है स्विच कंट्रोल सिस्टम की बात की जा रही है। और स्विच कंट्रोल में स्विंग मोटर के लिए अलग से एक छोटा सा स्विच रहता है। उस स्विच को आप दबा दीजिएगा तो स्विंग मोटर बंद हो जाएगा, जिससे जो एसी से हवा निकल रही है किसी एक ही दिशा में जाने की। उसके बाद रनिंग कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर किसको किसको लगता है, तो जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो कंप्रेसर को चलाने के लिए भी कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा बड़ा कैपेसिटर लगेगा, जैसे वायरिंग आप सीखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। इसमें जो 3 पिन होता है इनको कैपेसिटर दिया जाएगा, कैपेसिटर जोड़ा जाएगा। तो कैपेसिटर इसको न्यूनतम 25 और अधिकतम 50 तक के एसी के अंदर, छोटे बड़े एसियां जो भी होती हैं, हम किसी एक एसी की बात नहीं कर रहे हैं कि 25 की सभी में लग जाएगा या 50 सभी में लग जाएगा। सभी छोटी बड़ी एसियां होती हैं, उनमें किसी में 25 लगता है, किसी में 30 लगेगा, किसी में 36 लगेगा, ठीक है। और किसी में जो है कि 40, किसी 45, कोई 50, 55, ऐसे 50 तक जो है कि ज़्यादातर जो है कि कंप्रेसर के साथ रनिंग कैपेसिटर लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे कंप्रेसर आते हैं जो कि केवल रनिंग कैपेसिटर पर नहीं चल पाते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगाया जाता है। मतलब कभी कभी आप देखिएगा एसी में 2-2 कैपेसिटर लगे रहेंगे, लेकिन वहाँ पर जो ये कंप्रेसर है ना, वो नॉर्मल कंप्रेसर जो आप एसी में देखते होंगे, एसी में जो कंप्रेसर होता है ऐसे इसमें एक्यूमुलेटर जो लगा होता है ऐसा वाला, इसको रोटरी कंप्रेसर बोला जाता है। और इसके सर पे से एगो पाइप निकला रहता है। तो ये वाला कंप्रेसर वहाँ पर नहीं होगा। जहाँ पर ये डबल कैपेसिटर लगे हैं वहाँ पर ये नहीं रहेगा, वहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का मतलब वो थोड़ा सा इससे ताकतवर होता है। पहले के ज़माने में जो पुरानी एसी होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा ऐसा मोटा ताज़ा रहेगा, और इसमें जो है पाइपों की संख्या 3 गो होती है। जैसे उसमें 2 गो रहेगा तो इसमें 3 गो पाइप रहेगी। और यदि ऐसा कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, तो समझ लीजिएगा कि इसके में 2 कैपेसिटर लगाए जाएंगे और एक उसके अलावा एक वोल्टेज टाइप रिले भी लगता है। वोल्टेज टाइप रिले, दोनों प्रकार की वायरिंगों को हम लोग जो है कि जब भी वायरिंग पढ़ा जाएगा आगे, जो भी जिस दिन भी वायरिंग का नंबर आएगा हम बताएंगे। इसमें एक वोल्टेज टाइप रिले होता है, वोल्टेज टाइप रिले। तो जब स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है तभी वोल्टेज टाइप रिले को लगाना पड़ता है, नहीं तो सिर्फ रनिंग कैपेसिटर पर यदि कंप्रेसर को चलाना है तो यहाँ पर न ये लगेगा न ये लगेगा। वोल्टेज टाइप रिले का क्या काम होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को कभी भी अस्थायी रूप से लगाया जाता है, इसको
फिक्स करके लगाया जाता है। जब भी हम मोटर में जोड़ते हैं, इसको जहाँ भी तार जोड़ना है एकदम जोड़ दीजिए, फिक्स कर दीजिए। लेकिन इसको क्या करिए, एक तार को फिक्स कर दीजिए, एक तार ऐसा होना चाहिए कि मोटर जैसे ही चालू हो जाए स्टार्टिंग कैपेसिटर हटना भी चाहिए। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को हटाने के लिए वोल्टेज टाइप रिले लगाया जाता है। एक छोटा सा आपको जो है कि इसमें पहचान बता दे, रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर में क्या पहचान होता है। रनिंग कैपेसिटर रहेगा तो केवल एक मान लिखा रहेगा, जैसे ये 50 MFD का कैपेसिटर है तो टोटल ये 50 MFD लिखा रहेगा। लेकिन इस पे जो है दो मान लिखा रहता है, जैसे 60-80 लिख दिया, ऐसे एब्लिक का निशान बनाएगा 80 लिख दिया। तो कहने का मतलब जिस पे 2 मान रहेगा वो स्टार्टिंग कैपेसिटर, जिस पे 1 मान रहेगा वो रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर है तो फिक्स करके लगाइए, स्टार्टिंग कैपेसिटर है तो उसके लिए वोल्टेज टाइप रिले लगाना ही पड़ेगा आपको, या फिर कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए कि जैसे आपका कंप्रेसर चालू हो जाए, मतलब एसी चालू हो जाए, ये तुरंत वहाँ से अलग भी हो जाना चाहिए इसका कनेक्शन। लास्ट में 10वें नंबर पर इसमें कुछ और चीज़ें थी जो कि हम भूल गए थे। पीसीबी आजकल सबसे ज़्यादा जो विंडो एसी यदि आती है, विंडो एसी तो ऐसे धीरे धीरे क्रेज ख़त्म होता जा रहा है। विंडो एसी के जगह पर लोग स्प्लिट एसी ही लगवा रहे हैं, क्योंकि दोनों का पैसा सेम लगता है। मेंटेनेंस थोड़ा सा इस विंडो एसी में कम है, लेकिन जो है कि जगह पर नहीं लगाया जा, हर जगहों पर ये नहीं लग पाता है विंडो एसी। इसी वजह से स्प्लिट एसी के तरफ सभी लोग जो है कि जा रहे हैं और स्प्लिट एसी को ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। इसमें पीसीबी का मतलब रिमोट कंट्रोल सिस्टम से यदि कोई एसी चल रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, बस ये पीसीबी तो रहेगा, पीसीबी के अलावा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। स्विंग स्विच नहीं रहेगा, स्विंग मोटर रहेगा, थर्मोस्टेट स्विच नहीं रहेगा, फैन मोटर भी रहेगा, कंप्रेसर मोटर रहेगा और सेलेक्टर स्विच नहीं रहेगा। मतलब यदि पीसीबी रहेगा तो सब सारी चीज़ें जो है कि पीसीबी के द्वारा, रिमोट के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी स्विचिंग सिस्टम है, स्विच जो भी हैं वो स्विच हट जाएंगे, बाकी सारे चीज़ें रहेंगे। सभी स्विच का काम आपका पीसीबी करता है। पीसीबी का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे आप अपने भाषा में कीट कहते हैं। ठीक है, कीट को पीसीबी क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस पे जो भी सर्किट होती है, जो तार वार जोड़ा जाता है, वो जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर, डायोड, आईसी वगैरह जो भी कुछ होता है, उनको आपस में जोड़ने के लिए प्रिंट किया जाता है, तार नहीं लगाया जाता है। इसी वजह से उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी समझ गए होंगे। स्विच वाला सिस्टम रहेगा तो ये इसमें बस पीसीबी नहीं रहेगा, बाकी सारे सिस्टम रहेंगे। यदि रिमोट कंट्रोल सिस्टम रहेगा तो ये पीसीबी रहेगा, और जिस पे हमने कट बना दिया, जैसे ये स्विंग स्विच नहीं रहेगा, थर्मोस्टेट स्विच नहीं रहेगा, और ये जो मेन स्विच है, मतलब स्विच बस नहीं रहेंगे, बाकी सारे सिस्टम आपके रहेंगे यदि पीसीबी आ जाएगा तब। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एयर फ्लो सिस्टम के तरफ। विंडो एसी में एयर फ्लो सिस्टम क्या होता है, तो वे सभी भाग जो सिर्फ हवा के लिए काम करते हों वो एयर फ्लो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे हमने एक ऐसा चित्र आपको बनाया था, ये 2 पार्टीशन में बटी होती है। एसी जो है अंदर से एक दीवार होती है, वो लोहे का दीवार रहेगा, उस पर जो है इंसुलेशन किया गया होता है। इसी के बीचों बीच एक मोटर होता है। अब मोटर के दोनों साइड शाफ्ट निकला रहता है। एक साइड ऐसा पंखा लगा होता है, जैसे कूलर वूलर में पंखे लगे रहते हैं, पत्तियां लगी रहती हैं 4-5 पत्ती, तो उसी तरीके से इसमें भी रहता है। और इसके साइड में एक वो रिंग रहता है, मतलब किनारी पर एक रिंग रहता है, और वो जो है कि पंखा जो है गोल गोल घूमता है। इधर के तरफ कुछ इस तरीके से गोल पंखा होता है। अब थोड़ा सा इसको हम बढ़िया से चित्र बना दें ताकि आपको इसमें समझ में आ जाए ब्लोअर क्या मतलब होता है। कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा, इसमें पत्तियां बनी होती है कुछ इस तरीके से। जब भी ये मोटर चलेगा तो ये भी चलता है और ये भी चलता है। एक सीधा चलेगा, ये वाला क्या होता है सीधा चलता है, और उसी वक्त ये क्या होता है उधर से देखेंगे तो ये सामने से उल्टा चलेगा। तो इसके ब्लेड भी इस तरीके से बने होते हैं कि इसका हवा कुछ इस तरीके से बाहर के तरफ निकलता है। एयर फ्लो सिस्टम में ब्लोअर की बात की जा रही है, मतलब ये ब्लोअर ये क्या करता है, ये जब चलता है तो इसका ये जो बीच वाला गोल वाला चीज़ है ये सामने से
ऐसे हवा को खींचता है, हवा को खींचेगा और ये साइड से हवा को निकालता है तो इस तरीके से इसमें रास्ता बनाया गया होता है कि वापस वही हवा जो है कि कमरे के अंदर आ जाता है। इसमें एयर फिल्टर होता है, जो ब्लोअर है ना, ब्लोअर के सामने एक एयर फिल्टर लगाया जाता है जिससे कि हवा को छन करके उधर के तरफ जाए, जो हवा है शुद्ध हो जाए। एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर के बाद एवापोरेटर होता है। कल वाले क्लास में हम इस चीज़ का पूरा फुल चित्र बनाएंगे और आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ से हवा जाएगा, ये ब्लोअर यहाँ से चल रहा है, हवा को खींचेगा, पहले एयर फिल्टर में जाएगा तो हवा क्या होता है, शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ठंडा वाला भाग है, मतलब एवापोरेटर है, एवापोरेटर से जब गुजरेगा शुद्ध हवा तो वो ठंडा हो जाता है और वो ठंडा हवा पहले ब्लोअर में जाता है और ब्लोअर उसको फिर से ढकेल के कमरे के अंदर भेज देता है। और ये पार्टीशन कुछ इस तरीके से बनाया गया होता है। और ये वाला पंखा क्या करता है, बाहर की ही हवा को लेके बाहर भेज देता है और ये अंदर की हवा को लेके अंदर ही भेज देता है और होता है बीच में एक ही मोटर। कुछ ही ऐसे आपको एसी मिलेंगे, बहुत कम देखने को मिलता है, जिसमें ब्लोअर के लिए अलग मोटर लगाया गया है और इसके लिए अलग मोटर लगा हुआ है। नहीं तो बहुत ज़्यादातर आपको सिंगल मोटर पर ही ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो विंडो एसी क्या होता है और विंडो एसी के सभी भागों का विवरण जो आज का टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल टाइप कीजिए और जो है कि वहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वहाँ हाय हेलो कर देते हैं आप लोग तो कमेंट में, तो हम उसमें समझ में नहीं आता है कि हम वहाँ पर क्या आप लोगों को जवाब दें। कोई सवाल हो वीडियो से संबंधित, वीडियो को बढ़िया से देखिए। यदि वीडियो में कोई आपका सवाल रह जाता है, सवाल पूछिए आप हमसे। सवाल नहीं पूछते हैं, कुछ अलग चीज़ें ही उसमें लिख देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। हाय हेलो, उसका क्या जवाब दिया जाए, सर कहाँ थे कहाँ नहीं थे, ये इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।